Welcome to the Aspire YouTube channel. Assalamu alaikum, dear students. So today's our topic is agile methodology. Agile का कहते हैं फ्लेक्सिबल को. ठीक है, agile का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल, मतलब ये कि लचकदार. और इसको agile कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो अपने अंदर आने वाली चेंजिंग्स को जो है वो क्विकली अडेप्ट करने की सलाहियत रखता है. ठीक है. अगर हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर देखें तो अगर हमारा क्लाइंट हमसे किसी भी फेज के अंदर गोया कि अगर चेंजिंग चाहता है वो, ठीक है, तो जो एजाइल है वो उसको फौरन अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, इसलिए हम इसको एजाइल कहते हैं. अब अगर हम इसकी वर्किंग की तरफ चलें तो ये अपने आने वाले जो इसका जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइकिल्स, आइटरेशन या फिर स्प्रिंट्स. मतलब ये कि 1 2 3 4, ठीक है, इन साइकिल्स के अंदर जो है ना वो इनको क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है. और शॉर्ट साइकिल्स जो है वो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं मिनी एसडीएलसी. मिनी एसडीएलसी. ये तमाम साइकिल्स को मिलाकर जो है ना वो हमारे पास एक मेन प्रोजेक्ट या फिर एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो डेवलप होगा. ठीक है. मिनी एसडीएलसी के अंदर अब अगर ये पहला शॉर्ट साइकिल है तो इस पहले शॉर्ट साइकिल के अंदर ये सारा का सारा जो है ना वो फेज चलेंगे. यानी हर साइकिल में रिक्वायरमेंट भी ली जाएगी कि यूजर को बेसिकली चाहिए क्या, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चाहता क्या है. देन उसके बाद जो है ना वो डिजाइनिंग की जाती है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की जाती है, फिर इसको कह सकते हैं कोडिंग की जाती है. देन उसके बाद जो हमने कोडिंग कर ली है अपने सॉफ्टवेयर की, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर अगर कोई एरर है तो उसको फिक्स कर दिया जाए. ठीक है. एंड देन उसके बाद जो है वो डिप्लॉयमेंट की जाती है. डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है उसको क्लाइंट के हैंड ओवर कर देना. ठीक है, उसको क्लाइंट को दे देना, क्लाइंट के सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल कर देना. एंड देन उसके बाद एंड पे जो क्लाइंट के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिव्यू किया जाता है और इस छठे फेज के अंदर जो है वो क्या की जाती है, मेंटेनेंस की जाती है. और ये जितने भी एसडीएलसी के बेसिकली फेज हैं हम लोग इनको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड में पढ़ भी चुके हैं. हर साइकिल जो है वो मिनी एसडीएलसी के अंदर जो है ना वो हर साइकिल के अंदर जो है ना वो एसडीएलसी का फेज जो है ना वो चलता है प्रॉपर तरीके से. ठीक है. सेकंड फेज के अंदर भी इसी तरह, थर्ड फेज के अंदर भी, इसको हम स्प्रिंट्स भी कह सकते हैं. फर्स्ट स्प्रिंट, सेकंड स्प्रिंट, थर्ड स्प्रिंट एंड सो ऑन. ठीक है. स्प्रिंट का अगर हम बेसिकली इसको मतलब देखा जाए तो हर साइकिल के लिए एक शॉर्ट और एक फिक्स्ड टाइम जो है वो मुतय्यन होता है कि इसके अंदर, इस फिक्स टाइम के अंदर जो है ना वो हमने जो हमारी टीम है उसने ये सेट ऑफ टास्क जो है ना वो कंप्लीट करना है. जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि अगर हम एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के लिए जो है ना वो हम बना रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा स्प्रिंट 1 होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि लॉगिन या साइन अप के फीचर्स जो है ना वो बना लिए जाएंगे. ठीक है. स्प्रिंट 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली जाएगी कि ये चीजें हमारे पास जो है ना वो मौजूद हैं. फिर स्प्रिंट 3 के अंदर क्या किया जाएगा कि हम कर सकते हैं इसके अंदर शॉपिंग कार्ट ऐड कर लेते हैं. ठीक है, जहां पर जो है ना वो यूजर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जहां पर अपने ऑर्डर के बारे में डिटेल देख सकता है जहां पर जाकर. अब होगा क्या कि ये बारी बारी जैसे जैसे ये बनते जाएंगे शॉर्ट साइकिल्स तो प्रोग्रेस होती जाएगी ना सॉफ्टवेयर की. तो ये साथ साथ ही प्रोग्रेस जो है ना वो कस्टमर को, यूजर को दिखा दी जाती है. फिर अगर उसको उसके अंदर कोई मसला आ रहा होता है तो फिर वो फौरी तौर पर जो है ना वो हल कर दिया जाता है. ठीक है, तो उसमें मतलब मुश्किल नहीं होती फिर अजाइल के अंदर. ठीक है. ना ही हमारे पास टाइम लगता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. ठीक है, और एफर्ट भी नहीं ज्यादा हमें करनी पड़ती और कॉस्ट भी नहीं ज्यादा लगती. ठीक है. तो इसीलिए इसको इस मेथड के अंदर बेसिकली जो मेन चीज है वो यही होती है कि प्रोजेक्ट को शॉर्ट साइकिल्स के अंदर क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है. ठीक है. और एट द एंड जैसे जैसे हमारे पास साइकिल्स बनते जाते हैं हम उन साइकिल्स को जो है ना वो कस्टमर को साथ साथ जो है ना वो उनका रिव्यू लेते जाते हैं. ठीक है. अब जो है वो हम इसका स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग भी देख लेते हैं कि मतलब ये कि किन तरीकों के ऊपर, किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहते हुए जो है ना वो बेसिकली एजाइल वर्क करता है. ठीक है. तो जिनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली प्रैक्टिसेस भी कहते हैं. इसके अंदर जो सबसे पहले है वो हमारे पास है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन. कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे जैसे स्प्रिंट्स रेडी करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपना शॉर्ट साइकिल, जैसे जैसे वन पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हम जैसे कंप्लीट करते जा रहे हैं, हम उसको मर्ज करते जाते हैं किसके साथ, अपने मेन प्रोजेक्ट के साथ.
ठीक है। हम इसको मेन प्रोजेक्ट के साथ जो है ना वो मर्ज करते जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्प्रिंट 1 रेडी किया, अब इसको मर्ज कर लिया, इसके साथ स्प्रिंट 2 रेडी किया, अब इसको मर्ज कर लिया, फिर इसी तरह स्प्रिंट 3 को इस मेन प्रोजेक्ट के साथ हमने मर्ज कर लिया। इस तरह क्या होगा कि हम देख सकेंगे कि क्या ये आपस में मर्ज होने के बाद स्मूथली वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसकी बजाय कि हम लोग एंड पे जाके जो है ना वो टिल एंड जाके आउटपुट देखें, तो इससे पहले ही जो है ना वो टेस्ट हो जाती है सारी चीजें। अगर कोई एरर अंदर आ रहा हो तो वो डिटेक्ट हो जाता है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीजें जो है ना वो इजीली मैनेजेबल हो जाती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है वो नंबर 2 पे हमारे पास है टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। ये दो तीन इसके अंदर जो है ना वो स्टेप आते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो टेस्ट केस है उसको राइट कर लिया जाता है। टेस्ट केस का मतलब क्या है कि जो हम आउटपुट चाह रहे हैं, मतलब हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है ना वो हमने पहले से ही तय कर ली कि मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को करना क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर का रिजल्ट आना क्या चाहिए, वो हमने पहले से ही तय कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना वो राइट कर दिया जाता है कोड। ठीक है, कोडिंग राइट कर ली जाती है, फिर कोडिंग को जो है ना वो रन करके देख लिया जाता है कि आया कि जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जो रिजल्ट हमने पहले से फिक्स किया था वो निकला भी है कि नहीं निकला। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि 2+3 = 5 होता है। ठीक है, अब हमें पता है 2+3 = 5, तो 5 क्या है, हमने पहले से एक टेस्ट केस बना के रख लिया कि हमारा जो आंसर आना चाहिए ना वो 5 होना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना वो हम क्या करेंगे, एक कोड राइट करेंगे और उस कोड का आंसर क्या आना चाहिए, 5। अगर तो 5 आ गया तो मतलब ये कि हमारा टेस्ट पास है, और अगर नहीं आया तो मतलब हमें उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। एंड नंबर 3 पे क्या होता है कि कोड राइट करने के बाद जब हमने रन किया तो अगर उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ रही हैं तो उसको टेस्ट, अब हमारे सामने ये टेस्ट केस, उसको रखते हुए जो है ना वो इम्प्रूवमेंट्स कर ली जाती हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो है वो हमारे पास आ रही है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर बेसिकली दो प्रोग्रामर्स जो है ना वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं ड्राइवर, जो कि क्या कर रहा होता है, कोड को जो है ना वो साथ साथ राइट कर रहा होता है, और जो दूसरा है उसको हम कह सकते हैं नेविगेटर। वो क्या कर रहा होता है, जो ये कोड राइट कर रहा है उसको साथ साथ जो है ना वो रिव्यू कर रहा होता है कि क्या ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतर रहा है, या अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स जो अगर उसकी नजर में कोई इम्प्रूवमेंट्स होती हैं तो वो साथ साथ ही जो है ना वो सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है सॉफ्टवेयर वो मोर रिलायबल और जो है ना वो ज्यादा अच्छा जो है ना वो बनने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसके स्टैंडर्ड्स के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, एक इंटीग्रेशन साथ साथ की जाती है बाकायदगी से, ठीक है, डेली की जाती है, और इसके बाद जो है ना वो टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट साथ साथ की जाती है, और पेयर प्रोग्रामिंग के तौर पर जो है ना वो इसके अंदर काम किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी के, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो इसका क्या है कि ये जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ना ये हाईली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी फेज के अंदर, आया कि वो रिक्वायरमेंट का फेज हो, डेवलपमेंट का फेज हो, टेस्टिंग का फेज हो, डिजाइनिंग का फेज हो, किसी भी फेज के अंदर अगर हम कोई चेंजिंग चाहते हैं, अगर हमारा क्लाइंट को चेंजेस चाहता है, ठीक है, तो वो इजीली जो है ना वो इसके अंदर हो जाती है। इवन आफ्टर कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, इवन आफ्टर कि अगर आप रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके आप डिजाइन के फेज के अंदर क्यों नहीं चले गए, अब अगर आपको रिक्वायरमेंट के फेज के अंदर अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी ये इजीली जो है ना वो कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद जो इसका सेकंड बेनिफिट है दैट इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है कि हमारा जैसे जैसे सॉफ्टवेयर जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ जाता जाता है, जैसे जैसे इसके स्प्रिंट्स बनते चले जाते हैं, S1 S2, या जैसे जैसे इसके पार्ट्स जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, हम साथ साथ जो है ना वो कस्टमर को उससे अपडेट रखते हैं, पार्ट्स को डिलीवर करते जाते हैं। ठीक है, उसको प्रोग्रेस दिखाई देती रहती है, तो वो अपना फीडबैक जो है ना वो साथ साथ देता जाता है। तो इससे कस्टमर जो है वो मुतमईन रहता है कि हाँ यस उसका सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक तरीके से उसके अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल मुताबिक जो है ना वो बन रहा है। अब हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर जो सबसे पहली है दैट इज द स्केलिंग चैलेंजेस। इसको सबसे पहला जो चैलेंज है वो इसको स्केलिंग का फेस करना पड़ता है। वो क्यों कि अगर हमारे पास प्रोजेक्ट लार्जर हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो इस पर जो है ना वो कई टीम्स जो है ना वो काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो उन टीम्स को हैंडल करना, ठीक है, फिर साथ साथ जो है ना वो स्प्रिंट्स भी उतने ही जो है ना वो बनते चले जाएंगे, तो उन सारे स्प्रिंट्स को हैंडल करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को मैनेज करना, और सबसे बड़ी बात जो ये होती है कि टीम्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप आने का जो है ना वो खदशा होता है कि अगर कोई चीज मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें हैं जिसके हवाले से ये इसके लिमिटेशंस के अंदर जो है ना वो ऐड है। नंबर 2 जो है वो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एक पार्ट बनाते हैं,
ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, उसके स्टेक होल्डर को दिखाते हैं। स्टेक होल्डर उसको यूजर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है। हम उससे रिव्यू लेके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, उसका डिसीजन अंदर इंगेज होता है, उससे फीडबैक ली जाती है बाकायदा। तो अगर वो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे पास कि हम नेक्स्ट जो है ना वो स्प्रिंट की तरफ या नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। तो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर जो है ना वो बहुत जरूरी होती है, और अगर वो ना हो तो मुश्किल हो सकती है। देन उसके बाद जो थर्ड है वो दैट इज, ये बहुत लेस प्रिडिक्टेबल है जो एजाइल मेथोडोलॉजी है। वो क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है ना वो मुसलसल चेंजिंग्स हो सकते हैं, मुसलसल नहीं मतलब कभी भी जाकर जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर चेंजिंग होती है तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वाटरफॉल मॉडल अगर हम इसके मुकाबले में देखें तो हम बता सकते हैं कि ये कितनी देर में या ये कितने तैयार हो जाएगा, कितनी देर में रेडी हो जाएगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि सब चीजें फिक्स्ड जो है ना वो चल रही होती हैं। तो इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट डेडलाइन भी नहीं पता होती, टाइमलाइन भी नहीं पता होता, और कॉस्ट एस्टिमेशन भी हमें ठीक तरीके से नहीं होती। और दूसरी बात जो है वो हमें इसकी स्कोप भी क्लियर नहीं होती। स्कोप का क्या मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर जो है ना वो अभी ऐड होंगे, कौन से रिमूव होंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये इसके कॉन्स और प्रोस थे, ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी के। और यहाँ पर जो आकर हमारा ये टॉपिक है ये एंड होता है। इसके अलावा जो ये टॉपिक है एजाइल मेथोडोलॉजी का, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, बट इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट कमेंट मी बिलो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।